हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या था। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू द फ्रेमवर्क फॉर रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम एंड प्रोसेसेस विद इन एंड बाय विच अथॉरिटीज एक्सरसाइज एंड कंट्रोल्ड इन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हमने यहाँ पे दो वर्ड्स के अंदर समझा था। कॉर्पोरेट का मतलब होता है आपका लार्ज कंपनीज, और गवर्नेंस का मतलब होता है कि उसको चलाने के लिए आप किन रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो कर रहे हो, किस सिस्टम का फॉलो कर रहे हो, क्या प्रोसेस है आपका। तो मतलब इसके अंदर जब हम दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं तो इसका ये मतलब निकल कर आता है कि आप कॉर्पोरेट के अंदर जो आपकी कंपनीज है उसके अंदर किस तरीके से उसको चलाओगे, कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे, किस तरीके से आप वहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो ये आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। इट encompasses द mechanism by which companies and those in control are held accountable। इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि आप जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसके अंदर आप ये देखते हैं कि हमने किस पर्सन को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वही आपका अकाउंटेबल है उन सभी काम को करने के लिए। Corporate governance influence how the objective of the company are set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized। Corporate governance के अंदर हम ये देखते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, उसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे, और जो आपकी रिस्क है उसको आप रिस्क को किस तरीके से टैकल करेंगे, और परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम वहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये सब आ जाता है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज के अंदर यहाँ पे मेजरली इसकी 6 टाइप की जो थ्योरीज है वो देखने को मिलती है। सबसे पहला आता है आपका एजेंसी थ्योरी, सेकंड है आपका स्टूवर्डशिप थ्योरी, थर्ड है यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी, फोर्थ है रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, फिफ्थ इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड सिक्स्थ इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले 3 थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया है कि 6 थ्योरीज के अंदर यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका एजेंसी थ्योरी। थ्योरी एक्सप्लोर द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन अराइज बिटवीन अ कंपनीज मैनेजर, एजेंट एंड इट्स शेयर होल्डर प्रिंसिपल। एजेंसी थ्योरी के अंदर हम ये देखते हैं कि जब आपका मैनेजर और शेयर होल्डर मतलब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अगर एक पर्सन के जो विचार है, एक पर्सन की जो आइडियोलॉजी है वो दूसरे पर्सन से जब मैच नहीं करती, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। तो उस वजह से जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में एजेंसी थ्योरी के अंदर बात की जाती है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, और अगर प्रिंसिपल के मतलब प्रिंसिपल कुछ और चाहता है और एजेंट कुछ और चाहता है, मैनेजर कुछ और चाहता है, तो हम उस इसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने एजेंट के बारे में बोला है कि वो हो गया हमारा मैनेजर कंपनी का, और प्रिंसिपल के अंदर हमने बोला है जैसे शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि जो उनका वहाँ पे कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया जाए। मैनेजर्स जो है वो सबके बारे में सोचे, वो सिर्फ अपने इनकम के बारे में, इंक्रीज के बारे में ना सोचे। तो इन दोनों की मतलब जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो वो आता है आपका एजेंसी थ्योरी। सेकंड आता है यहाँ पे स्टूवर्डशिप थ्योरी। सजेस्ट दैट मैनेजर आर ट्रस्टवर्दी स्टूवर्ड्स ऑफ अ कंपनी एंड विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ड्रिवन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब स्टूवर्डशिप थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका मैनेजर होता है ना, वो एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है किसी भी कंपनी का। ट्रस्टवर्दी मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी अपने मैनेजर्स पे ही विश्वास करती है। और इसके अंदर ये कहा जाता है स्टूवर्डशिप थ्योरी में कि जो आपका मैनेजर होता है ना, वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है, वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जो मैनेजर्स है ना वो कंपनी के लिए काम करते हैं, और सिर्फ उनका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और प्रोफेशनल एथिक्स है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टूवर्डशिप थ्योरी क्या यहाँ पे बोलती है कि मैनेजर जो है वो ट्रस्ट वर्दी स्टूवर्ड्स है किसी भी कंपनी के, और वो जो बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए, उसके लिए ही काम करेंगे। थर्ड आता है आपका स्टेक होल्डर थ्योरी। अब यहाँ पे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि मैनेजर काम करता है, शेयर होल्डर काम करता है।
तो किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ ये दोनों पर्सन जो होते हैं ये कंपनी को नहीं चलाते। तो स्टेक होल्डर थ्योरी क्या बोलती है कि हमें सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हो, शेयर होल्डर हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, हमें सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। Stakeholder theory advocates that a company should consider and balance the interest of all its shareholders, not just shareholders, in its decision making process. अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या बोलती है कि हमें सब चीज़ों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा, कि यहाँ पे जो हमारे जो मतलब इंटरेस्ट है जो भी आपके स्टेक होल्डर्स का, सिर्फ हमें यहाँ पे शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचना और सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है, सबको बैलेंस करके चलना है, जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी वहाँ पे अच्छे से देखने को मिले। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ थ्योरी, दैट इज रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। Focuses on the board of directors as a critical resource for providing access to essential external resources and capabilities, influencing strategic decision and company success. रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी क्या बोलती है कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना किसी भी कंपनी का, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो सिर्फ आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नहीं आता, उसके मतलब जो उसका माइंड है, उसकी कैपेबिलिटीज़ है, उसका कैपिटल है, वो सब कुछ वो वहाँ पे लेकर आता है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे से सोच समझ के उनको अपॉइंट करना पड़ता है। और ये आपके मतलब जो कंपनी है उसके लिए सक्सेस के लिए भी बहुत अच्छे से काम में आते हैं। उसके जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गई, कैपेबिलिटीज़ हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम एज अ पर्सन नहीं लेकर आते, उसके अंदर की जो रिसोर्सेज है, कैपेबिलिटीज़ है, वो डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर आपका आप उन्हें कितनी पावर दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मिला के यहाँ पे कंपनी की सक्सेस जो है वो देखने को मिलती है। फिफ्थ थ्योरी यहाँ पे आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। It analyze and predict the most efficient business structure and exchange based on the cost of transaction, including the cost of negotiating, monitoring and enforcing agreement. ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या बोलता है कि हम जब भी कंपनी के अंदर काम करते हैं ना तो कंपनी के स्ट्रक्चर में हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या चीज़ हम बनाए, मतलब मेक और बाय डिसीजन जब हमें लेना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को हमें खुद बनाना है और किस चीज़ को हमें बाहर से खरीद के लाना है, तो वो आती है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी के अंदर। कि अगर हमने जैसे सोचा कि जो हमारे कार्डबोर्ड्स है तो उसका हम बाय करें या फिर मेक करें, तो ये डिसीजन जो है वो कंपनी को खुद लेना पड़ता है। तो कंपनी उसके अंदर सारी कॉस्ट को मिला के देखती है कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, और मॉनिटरिंग कॉस्ट, नेगोशिएटिंग कॉस्ट एंड उसके बाद में इन सब कॉस्ट को मिला के जब देखा जाता है कि हमें किस टाइप का डिसीजन लेना है, तो वो आ जाता है आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी के अंदर। इसके बाद में आती है आपकी लास्ट थ्योरी, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इट इन्वेस्टिगेट हाउ पावर एंड पॉलिटिक्स विद इन एंड अराउंड कॉरपोरेशन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोलती है, जैसे कि जो हमारी कॉरपोरेट कंपनीज हो गई, बड़ी कंपनीज हो गई, अब उन कंपनीज को चलाने के लिए हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल मतलब जो पार्टीज होती है उनसे भी हमें यहाँ पे बना के रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर हम पार्टी के साथ में अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रखती है कोई भी कॉर्पोरेट फर्म, तो उससे क्या होता है वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके लिए भी उनको एक अच्छा फ़ायदेमंद देखने को मिलता है। पॉलिसी कोई बनाई उन्होंने, तो पॉलिसी लागू करने के लिए भी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है डिसीजन पास हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो सब कुछ इजीली हो जाता है अगर हमने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रखे हैं तो यहाँ पे आपकी 6 टाइप की थ्योरीज आती है। ये थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है आपकी एजेंसी थ्योरी, जिसके अंदर हमने एजेंट और प्रिंसिपल के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की है। दूसरी थ्योरी आती है आपकी स्टूवर्डशिप थ्योरी, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि मैनेजर जो है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी स्टूवर्ड्स है कंपनी के लिए, और मैनेजर हमेशा बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ही काम करेंगे, आपके शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए। थर्ड थ्योरी थी आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सिर्फ कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर की ज़रूरत नहीं होती, हमें स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचना पड़ता है, आपकी ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो सब चीज़ों के बारे में, आपके जितने भी स्टेक है सबके बारे में वहाँ पे बैलेंस करके चलना पड़ता है।
फोर्थ थ्योरी आती है आपकी रिसोर्स डिपेंडेंस, जिसके अंदर हमने ये बात की है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो हम सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ पर्सन हम वहाँ पे अपॉइंट नहीं करते हैं। वहाँ पे हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर आते हैं, वहाँ पे कैपिटल को लेकर आते हैं, उसके माइंडसेट को लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम एज रिसोर्स जो है वो लेकर आते हैं। फिफ्थ थ्योरी आती है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कट करना है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, किसी भी सामान को हमें मेक करना है या फिर बाय करना है। तो इन सब चीज़ों का डिसीजन मेकिंग जो है हम इस थ्योरी के अंदर लेते हैं। सिक्स थ्योरी आती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी कॉरपोरेट फर्म को अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे वहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप जो है मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, जिससे आने वाले फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन है, पॉलिसी है, तो वो इजीली वहाँ पे पास हो सके। तो ये टोटल आपकी 6 थ्योरीज आती है, हमने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर बनाया है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में हमने अभी यहाँ पे बात की है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलता है। प्रिंसिपल आपका वो पर्सन होता है जो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, मतलब इसके पास में आपकी पावर है। अब ये एजेंट को बोलेगा कि आप इस काम को करेंगे, और वो भी मेरे बिहाफ पे। एजेंट कौन होगा? वो पर्सन होगा जो उस काम को, उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया होम मेकर का, वो आपका प्रिंसिपल है, और एजेंट हमने यहाँ पे लिया है कॉन्ट्रैक्टर। अब होम मेकर कोई पर्सन है, वो अपना घर बनाना चाहता है। अब उसने घर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो वहाँ पे टाइमली आके चीज़ों को बार बार देखेगा कि वो अच्छा सामान तो लगा रहा है, वहाँ पे सीमेंट अच्छा है, अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का लगाया जा रहा है। तो वो टाइम टू टाइम उसको चेक करेगा, तो वो उस पर नज़र रखेगा। तो एजेंट जो है वो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? प्रिंसिपल का काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सेकंड है यहाँ पे कार ओनर। अब कार ओनर जो है, हमारी जैसे कार खराब हुई, हमने जाके मैकेनिक को देकर आए, मैकेनिक जो है वो काम करेगा। एजेंट जो है वो काम करेगा, किसके कहने पे कर रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दैट इज कार ओनर। अब यहाँ पे उसने मशीन जो आपकी कार है उसको ठीक किया। अब जैसे इसके बीच में जैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होते हैं, अब जैसे कार हम ठीक करवाने गए तो हमारी उसमें एक प्रॉब्लम थी, बट मैकेनिक ने उसके अंदर 4 और अलग से प्रॉब्लम वहाँ पे बता दी। तो ये चीज़ें जो है इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया शेयर होल्डर और मैनेजर का। शेयर होल्डर जो है वो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और मैनेजर जो है वो उनके बिहाफ पे वहाँ पे काम करते हैं। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो दोनों अपने प्रॉफिट मोटिव के बारे में ना सोचें। तो यहाँ पे अगर दोनों ही अपने बारे में सोचेंगे तो इससे कंपनी का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आता है आपका प्रिंसिपल एजेंट में। अब यहाँ पे बताते हैं एजेंसी थ्योरी एग्जामिन द रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी द प्रिंसिपल डेलीगेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और कंप्लीट टू अनदर। अब एजेंसी थ्योरी में यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। और प्रिंसिपल जो होता है वो आपका जो अथॉरिटी है वो सारी प्रिंसिपल के पास में होती है, और वो काम करने के लिए किसको देता है? एजेंट को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है एजेंसी प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट प्राइमरली बिकॉज देयर गोल एंड रिस्क प्रेफरेंस ऑफन डिफर। अब यहाँ पे जो उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो क्यों देखने को मिलता है? जब उन दोनों की नीड्स जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की जो नीड्स है वो अलग है, और दोनों के गोल अलग है, रिस्क दोनों के अलग है, तो उन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। एजेंट टिपिकली पोजेस मोर डिटेल्ड नॉलेज अबाउट एक्शन एंड आउटकम देन प्रिंसिपल, विच कैन लीड टू प्रिंसिपल एंड फुली अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग द एजेंट एक्शन। अब यहाँ पे ये बात बोली जाती है कि जो यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है, तो हमने वो बताया। अब अगर प्रिंसिपल के पास में ज़्यादा नॉलेज है तो वो उसको टाइम टू टाइम एजेंट को जो है वो अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी, कंट्रोल जो है अपने हाथ में रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है एजेंट माइट हैव अ प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क कंपेयर टू प्रिंसिपल लीडिंग टू डिसीजन दैट डू नॉट अलाइन विद इन द प्रिंसिपल बेस्ट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में बोला जाता है एजेंट के पास में जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क जो है वो देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल। दोनों के पास ही अलग अलग रिस्क जो है वो देखने को मिलेगी, बट एजेंट के पास जो है वो ज़्यादा डिफरेंट जो रिस्क है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। वो जो काम है उसको कोई और अकाउंटेबल है, किसी पर्सन ने उसको वहाँ पे जो है काम जो है वो दिया है, तो यहाँ पे जो है उसको अच्छे से काम जो है वो करके देना पड़ेगा।
सॉल्यूशन टू मिटिगेट, अब इन प्रॉब्लम्स को हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं, जो आपकी एजेंट थ्योरी के अंदर जो अराइज हुई है उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब अगर जो भी काम हो रहा है उसको खुद से मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम चेक करना। तो अगर हम मॉनिटर करेंगे तो इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है, अगर जैसे हमने शेयर होल्डर मैनेजर का केस देखा, अब इसके अंदर अगर हम मैनेजर्स को पहले ही अच्छा से इंसेंटिव देंगे, अच्छा यहाँ पे बोनस देंगे, कमीशन देंगे, तो उसको वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को ही नहीं मिलेगा। वो अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचेगा, वो कंपनी के बारे में सोचेगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आने वाले टाइम पे अराइज नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे होंगे कंपनी के अंदर, वो स्ट्रांगली डिसीजन ले पाएंगे, तो इससे कंपनी के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लीगल सिस्टम। अगर कंपनी के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को फॉलो किया जा रहा है, लीगल सिस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, तो इससे एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं जिससे आप एजेंसी प्रॉब्लम जो है उसको ठीक कर सकते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं उसको हम ठीक किया जा सकता है। सेकंड थ्योरी आती है आपकी स्टूवर्डशिप थ्योरी। Stewardship theory suggests that managers, when left on their own, are likely to act as stewards rather than self-serving individuals. Stewardship theory के अंदर हमने ये बताया है कि जो आपका मैनेजर है ना, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच रहा, अपने सेल्फ मोटिव के बारे में नहीं सोच रहा, वो ओवरऑल सबके बारे में सोच रहा है। तो वो आ जाएगा आपका स्टूवर्डशिप थ्योरी में। This theory assumes that manager inherently want to do a good job and will act in the best interest of the shareholder without the need for extensive monitoring or control mechanism. अब इसके अंदर हमने ये बताया है कि इस थ्योरी के अंदर हम ये मानते हैं कि जो आपका मैनेजर है ना, वो एक बहुत ही अच्छे से जॉब कर रहा है और वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है शेयर होल्डर्स के लिए, और उसके कोई अपने पर्सनल जो है वहाँ पे जो मोटिव्स है, इंसेंटिव्स है, वो वहाँ पे नहीं है। जैसे कि इस डायग्राम में हमने बताया है, जो आपका शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर और स्टूवर्ड्स, ये आपका आ गया। इनके बीच में क्या है, एक ट्रस्ट देखने को मिला है और जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो बढ़ सके। अब ये आता है आपका स्टूवर्डशिप थ्योरी। Stewardship theory propose that managers are motivated to act in the best interest of company, driven by intrinsic rewards such as pride in their work and ethical consideration. स्टूवर्डशिप थ्योरी क्या कहती है, जो आपका मैनेजर है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। वो अंदर से ही उसके ये है कि मतलब कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करूँ, कंपनी के लिए अच्छा काम किया जाए। तो वो आ जाएगा आपका स्टूवर्डशिप थ्योरी में। सेकेंड पॉइंट है, इट पोजेस दैट मैनेजर गोल आर नेचुरली अलाइंड विद दोज ऑफ शेयर होल्डर्स, एमिंग टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू थ्रू देयर एक्शन। अब स्टूवर्डशिप थ्योरी में हम ये मानते हैं कि जो आपका मैनेजर का गोल है ना, वो क्या है कि वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, उसको उनका मैक्सिमाइज कर सके, मतलब अपनी कंपनी को आगे तक लेके जा सके, गोल तक पहुंचा सके, और उसके अंदर कोई सेल्फ मतलब वहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही आता है कि मतलब कंपनी के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। थर्ड पॉइंट आता है, द थ्योरी एम्फेसिस ट्रस्ट ओवर कंट्रोल, एडवोकेटिंग फॉर एम्पावरिंग मैनेजर विद सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रेदर देन इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट ओवरसाइट। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो आपकी थ्योरी है, इसके अंदर सेल्फ उसका कोई सेल्फ मोटिव नहीं है, वहाँ पे उसने खुद से सोचा है कि मतलब कंपनी के लिए अच्छा काम करना है। इसके बाद आता है आपका सजेस्ट दैट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लैटर, एनेबलिंग क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर मैनेजर्स। इसके अंदर ये जो थ्योरी होती है आपकी सजेस्ट करती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके का होना चाहिए, फ्लैटर होना चाहिए, जिसके अंदर आप जल्दी से डिसीजन मेकिंग आप ले सको। मतलब आपके खुद के हाथ में एक कंट्रोल होना चाहिए कंपनी का, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले सको, ग्रेटर ऑटोनॉमी हो यहाँ पे मैनेजर्स के पास। इसके बाद में आती है आपकी थर्ड थ्योरी, दैट इज स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी एम्फोसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनीज डिसीजन एंड नॉट जस्ट द शेयर होल्डर्स। जैसे कि हमने स्टेक होल्डर थ्योरी में बताया था कि स्टेक होल्डर थ्योरी क्या बोलती है कि इसके अंदर हमें ये बात की जाती है कि सिर्फ जो कंपनी होती है ना, उसको शेयर होल्डर नहीं चलाते,
सभी लोग वहाँ पे इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि आपके शेयर होल्डर्स इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वो आपका एनवायरनमेंट हो, कंपनी के एम्प्लॉइज़ हो, डायरेक्टर्स हो, मैनेजर्स हो, तो सभी चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा जिससे आपकी कंपनी जो है वो अपने एम को अचीव कर सके। दूसरा पॉइंट आता है स्टेक होल्डर इंक्लूड एनीवन अफेक्टेड बाय द कंपनीज एक्शन, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी मेंबर एंड शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर थ्योरी में यहाँ पे क्या बताया जाता है कि स्टेक होल्डर थ्योरी में सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। मतलब अगर इससे क्या है, कंपनी के अंदर सब चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कम्युनिटी मेंबर हो गए या फिर शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे दो टाइप के आपके स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल आपके वो होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर हो गए, बोर्ड मेंबर्स हो गए, ये सब आपके आते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स में। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके बाहर काम करते हैं, कंपनी के आउटसाइड काम करते हैं, जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, तो ये सब आते हैं आपके स्टेक होल्डर्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर ज़रूरी नहीं होते। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही स्टेक होल्डर्स जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी को यहाँ पे चलाने के लिए। जैसे कि इसमें आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर, बोर्ड मेंबर, सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, कस्टमर, इन सभी की यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे आता है स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर इसका फोकस कहाँ पे होता है। अनलाइक ट्रेडिशनल व्यू दैट प्रायोरिटाइज शेयर होल्डर इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर थ्योरी आर्ग्यू दैट कंपनी शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर ग्रुप सच एज एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी मेंबर एंड इवन द एनवायरनमेंट। अब इसका जो फोकस होता है इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि हमें यहाँ पे नीड और एक्सपेक्टेशन जो है ना, सभी लोगों की यहाँ पे कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, उन सबको साथ में बैलेंस करना है, तो ये सब आ जाएगा आपका फोकस में। दूसरा पॉइंट होता है आपका म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट में आता है आपका थ्योरी सजेस्ट दैट कंपनी सक्सेस इज इंटरलिंक्ड विद द वेलबींग ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। म्यूचुअल बेनिफिट में आता है कि जो आपकी कंपनी होती है ना, उसकी सक्सेस के लिए हमें सबको इंटरलिंक करना पड़ता है, चाहे वो आपकी वेलबींग हो स्टेक होल्डर्स की, और बिजनेस मॉडल को प्रॉफिटेबल करना है आपको, कंपनी को एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर के फॉलो करना है, तो ये आ जाएगा आपका म्यूचुअल बेनिफिट। थर्ड आता है आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेक होल्डर थ्योरी होल्ड दैट बिजनेसेस हैव एथिकल ऑब्लिगेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स, मीनिंग दे शुड ऑपरेट इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, नॉट एक्सप्लॉइटिंग और हार्मिंग एनी ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। अब स्टेक होल्डर थ्योरी में यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बताते हैं कि कंपनी में ये नहीं होना चाहिए कि मतलब सिर्फ अपना अगर फ़ायदा करना है, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए हम सोसाइटी को हार्म करें या फिर अपने मेंबर्स को हार्म करें, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं करनी। हमें काम करना है कंपनी में, बट एथिकली काम करना है, हम एथिकल रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को चलाने के लिए। फेयर एंड जस्ट मैनर होना चाहिए, हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमें हार्म नहीं देना, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो, किसी को भी किसी भी तरीके का हार्म जो है वहाँ पे नहीं देना। फिर आता है आपका बैलेंस डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपको बैलेंस डिसीजन मेकिंग जो है वो करना है। मैनेजर्स आर एनकरेज टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, सीकिंग सोल्यूशन दैट बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रमोट ओवरऑल हार्मनी एंड कोऑपरेशन। मतलब जो आपकी कंपनी है ना, उसके अंदर आपको बैलेंस करके इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है। ओवरऑल हार्मनी, कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों के लिए सब चीज़ों का यहाँ पे हमें बैलेंसिंग जो है वो करके चलना है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस। बाय मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स, कंपनी एनहांस देयर रेपुटेशन, इंश्योर लॉयल्टी एंड बिल्ड अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म रन करना है ना मार्केट में, तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वहाँ पे जो है मेंटेन करनी पड़ती है। तो स्टेक होल्डर्स जितने भी होंगे ना कंपनी के, उनके साथ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी पॉजिटिव रहे, कंपनी के अंदर एक लॉयल्टी बनी रहे, साथ में जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में भी हमें स्टेबल रह के चलना है, और जिससे आपकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो देखने को मिले। तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर। आज की इस वीडियो में हमने 3 थ्योरीज़ के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट वाली 3 थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ में फिर आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी का टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।